हेलो बच्चा बर्डेज। अरे मास्टर, अभी तो एग्जाम खत्म हुआ, फिर तुम अभी आ गया भाषण देने। अरे बच्चा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे धैर्य रख धैर्य रख। मैं यहाँ आया हूँ कुछ नया चीज बताने के लिए। और एग्जाम खत्म हो गया तो इतनी खुशी क्यों है तुम्हें? क्यों है इतनी खुशी? अरे बताओ बताओ, क्यों है यार इतनी खुशी तुम्हें? हाँ, रिजल्ट का दिन आना बाकी है अभी। जब रिजल्ट का दिन आएगा तो उस टाइम तुम्हारा क्या होगा बाबू मोसाए? सोचा है तुमने? अरे जी सोचा है का? हेम जी, नहीं ना सोचा, नहीं ना सोचा। फिर तुम किस बात की खुशी हो रही है तुम्हें? खैर छोड़ो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो चीज मैं तुम्हें बताने आ रहा हूँ। देखो यार, एग्जाम का समय था, इंग्लिश का एग्जाम था, मैंने स्टोरी देखी लोगों की, स्टूडेंट्स की। सबने पता क्या स्टोरी में लगाया था? कल इंग्लिश का पेपर है, फील्डिंग सेट है हमारी। कल इंग्लिश का पेपर है, फील्डिंग सेट है हमारी। अरे ठीक, तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम क्यों होती है इंग्लिश के पेपर में? तुम्हें पता है क्यों होती है ये प्रॉब्लम इंग्लिश के पेपर में? पता है इंग्लिश का फियर जो होता है, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश का ये पता है फियर क्यों होता है? इंग्लिश का ये फियर क्यों होता है? पहला की जो राइटिंग सेक्शन है, पहला ये जो राइटिंग सेक्शन है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको लर्न करते हैं। दूसरा, लिटरेचर की थ्योरी, लिटरेचर की थ्योरी, है ना, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स, ये सब के कारण ना इनको ये फियर बना रहता है, इनको ये फियर बना रहता है इंग्लिश में। बस लिटरेचर की इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी है, कैसे याद करूंगा? क्वेश्चन आंसर कैसे याद करूंगा? लॉन्ग क्वेश्चन है, कैसे याद करूंगा? हाँ, कैरेक्टर स्केच भी ले लो, कैरेक्टर स्केच, वो भी एक बला है। ये सब कैसे याद करूंगा? अगर मैं तुमसे एक ये चीज कहूँ कि तुम्हें ये चीज को याद करना ही नहीं पड़ेगा, कि तुम ये थ्योरी याद कर लोगे ना, तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर स्केच खुद ब खुद याद हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में से तुम फॉर्मेट याद कर लोगे ना, फिर तुम फॉर्मेट कर लोगे ना, काम हो जाएगा। तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या हमसे? अरे नहीं मास्टर, मजाक नहीं कर रहा तुम लोग से, रियली बता रहा हूँ कि अगर तुमने से थ्योरी याद रख ली, तुम खुद ब खुद ही क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो या कैरेक्टर स्केच हो, बना लोगे। फिर वैसे कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है, हमें भी तो बताओ, हमें भी तो बताओ। तो वो टेक्निक है बेटा, कौन सी? मुझे हटो हटो हटो, टेक्निक का नाम लिखना है। वो टेक्निक है, ये क्या लिख रहे हो मास्टर? हिंदी ट्रांसलेशन। कौन सी टेक्निक है? ट्रांसलेशन, अनुवाद करना। देखो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले वो पैरामीटर को समझते हैं कि भैया इसकी जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, क्यों हमें ट्रांसलेशन सीखनी है? ट्रांसलेशन हमें इसलिए सीखना है कि जैसे तुम कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में चैप्टर पढ़ते हो, है ना, वहां पे जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं या फिर कहीं पे भी तुम पढ़ते हो, क्योंकि स्कूल में तो तुम्हें समझ आता ही नहीं है ना, स्कूल में तो इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, हिंदी में तुम समझते हो ना। इवन एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जो बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज में कोई चीज सीखता है वो उसे लाइफ टाइम याद रहती है। तो तुम अपने नेटिव लैंग्वेज में ही सीखते हो, है ना। अब तुम्हें आंसर क्या लिखना पड़ता है? इंग्लिश में एग्जाम है, तो इंग्लिश में तुम्हें लिखना आता ही नहीं है, इंग्लिश में तुम्हें लिखना आता ही नहीं है, इसलिए तुम क्वेश्चन आंसर याद करते हो कि इंग्लिश में अभी रटेंगे और वहां जाके लिख देंगे। लेकिन अगर मैं ये चीज थोड़ा सा चेंज करूं, तुमने चैप्टर पढ़ा हिंदी में, तुमने चैप्टर पढ़ा हिंदी में, अब तुम्हें ट्रांसलेशन आती है, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत है? नहीं। क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? अगर मुझसे सपोज कोई चैप्टर है जिसमें हीरो का नाम है, जिसमें हीरो एक बैंक में नौकरी करता है, और क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दिया कि व्हाट हीरो डज इन बैंक, तो
अगर तुम्हें ट्रांसलेशन करना नहीं आता तो तुम तो याद करते आंसर कि हीरो डज द जॉब ऑफ बैंकर, ठीक है। लेकिन अगर तुमको ट्रांसलेशन आता है तो क्या तुम आंसर याद करोगे? नहीं याद करेंगे सर, नहीं याद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं एग्जाम में देखूंगा, बैठूंगा और पेपर आया मेरे हाथ में, व्हाट जॉब डज हीरो डू, ये तो हमने पढ़ा था, हीरो क्या करता है। हाँ, हीरो बैंक में जॉब करता है, तो तुम लिख दोगे हीरो डज द जॉब ऑफ बैंकर। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या कि भैया अगर ट्रांसलेशन आ जाए तो हमें आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में ये ट्रिक है यार, जिस बंदे को ना ट्रांसलेशन आ गया ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइटिंग सेक्शन हो या कोई भी सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, क्योंकि राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन में तो भारी भारी नंबर होते हैं ना, वो सब आसानी से कट जाएगा। और तुम्हें कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लेना, वो भी आसानी से खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए काम ही है, तुम साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, सब में ये काम आ जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन आप करें कैसे, तो उसके मैं स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, चलो भैया सिखाता हूँ ये ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, ये जो है तुम्हारा वो है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट पहचानो, ये पहला काम है। सब्जेक्ट पहचानो कि यहाँ पे करता कौन है ना, यहाँ पे काम करने वाला कौन है। अगर मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली मैं हूँ, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, राइट, कोई और तो नहीं कर रहा। सेम तुम्हें यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट है तो है कौन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है वो है तुम्हारा टेंस या वर्ब। टेंस या हेल्पिंग वर्ब मैं बोलूं, टेंस या हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी बला है सर, ये कौन सी बला है मास्टर? देखो टेंस, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है या फिर ये जो भी तुम बना रहे हो कौन से टेंस में लिखी हुई है। ये टेंस की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो आ जाएगी, या तो कहीं से भी तुम टेंस सीख लो। ट्रांसलेशन के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेंस देखो, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ ये जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस जो होते हैं ना वो दो तरह से होते हैं, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, एक्शन वाले होते हैं। दूसरा सेंटेंस होते हैं क्या है कैसा है, क्या है कैसा है, मतलब देखो पहला सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम हो रहा होता है, जैसे जैसे कि वो खाना खा रही है, तो उसमें जो खाना है ना, वो जो खाना है, खाने का काम हो रहा है, तो ये एक्शन है क्योंकि इसमें काम है। दूसरा होता है क्या है कैसा है, यानी मैं अच्छा हूँ, उसका नाम ये है ना। तो ये तरह के सेंटेंस होते हैं, दो दो तरह के सेंटेंस होते हैं। अगर एक्शन वाला सेंटेंस हुआ तो ये टेंस का इस्तेमाल करोगे, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे, है ना। और अगर क्या है कैसा है तो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर है? ठीक है, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? स्टेप नंबर 1 सब्जेक्ट, भाई सर सब्जेक्ट पहचानो। स्टेप 2 कौन से टेंस में, फिर ये कैसा सेंटेंस बनाना है, क्या वो एक्शन वाला है या क्या वो काम करने वाला है, वो चीज हमें देखना है ना। तो स्टेप नंबर 1 और 2 हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं भैया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 देखते भैया, चलो भैया स्टेप नंबर 3 देखो। स्टेप नंबर 3, ये लड़का मार्केट खराब हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है वो ध्यान से समझता। देखो स्टेप नंबर 3 ये है ना, अब तुम्हें क्या करना है, तुमने टेंस पहचान लिया, अब तुम्हें सब्जेक्ट के भाई, सब्जेक्ट के बाद तुम्हें वर्ब लगा देनी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देना। तुमने वर्ब पहचान लिया ना कौन सी लगाना, स्टेप नंबर 3 वर्ब लगा दो। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ट्रिक समझ लो। देखो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना, वो ज्यादातर पता है कौन सा टेंस का रहता है? ज्यादातर, चाहे तुम इंग्लिश में बोलो या लिखो, ज्यादातर जो सेंटेंस तो होता है ना वो होता है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट जो भी कहो, और दूसरा पास्ट सिंपल,
ये दो तरह के यहाँ पे टेंस होते हैं। ठीक है, यही दोनों टेंस का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद भैया ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, है ना। स्टेप नंबर 3 तुम्हारा यही हुआ। क्या सबको ये स्टेप समझ आया? सबको ये स्टेप समझ आया? चलो, तो ये टेंस तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये तो याद रखो। ठीक है, अब तुम्हारी छुट्टी चल रही है, तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, तुम्हारी छुट्टी चल रही है ना। हाँ जी भैया, तुम्हारी छुट्टी चल रही है, छुट्टियां चल रही है, एग्जाम खत्म हो गया, छुट्टी चल रही है, राइट। तो इस छुट्टी में तुम क्या करो, इस छुट्टी का तुम फायदा लो। मैं तुम्हें कुछ 4-5 ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन में बहुत काम आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स भी है जो ग्रामर के, जो हमारे ट्रांसलेशन में काम आएंगे। और इसे हल्के में नहीं लेना कि सर अभी तो छुट्टी मिली है, इंजॉय तो करना। तो बेटा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जिसके पास ये ट्रांसलेशन पावर आ गया ना, जिसके पास ये ट्रांसलेशन पावर आ गया ना, उसके इंग्लिश का एग्जाम भैया कभी भी फील्डिंग सेट नहीं होगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। भाई चैप्टर को पढ़ना है, थ्योरी हमने पढ़ ली, थ्योरी हमने पढ़ ली, आंसर बनाना आता है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए, मस्त आराम से लेट गए, क्वेश्चन जब आया हमें पता है पूरी थ्योरी, खुद से ट्रांसलेट करके लिख दिया आंसर। भाई साहब कितना आसान है। तो कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पता होना चाहिए? वो बेटा सबसे पहला जो है तुम्हें सेंटेंस चैप्टर, है ना, सेंटेंस चैप्टर है, जिसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, ये सब सेंटेंस। दूसरा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो है टेंस, भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बंदे ने, अगर जिस बंदे ने ये टेंस चैप्टर कर लिया ना, उसका ट्रांसलेशन भाई साहब एकदम हवा में है यार। तीसरा वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। सी वॉइस क्यों जरूरत पड़ता है? वॉइस बेटा ये इसलिए जरूरत पड़ता है ना, वॉइस इसलिए जरूरत पड़ता है कि जब तुम कोई भी सेंटेंस लिखते हो ना और उसे पैसिव वॉइस में लिखते हो ना, तो वो बहुत इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, चौथा तुम्हें प्रोनाउंस, और जो पांचवा है वो मॉडल्स, मॉडल्स। बस जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने, जिस मेरे भाई बहन ने ये 5 चैप्टर कर लिया ना, उसका ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन 70% ट्रांसलेशन पक्का हो गया। 70% तुम कर लोगे अगर तुमने ये 5 टॉपिक में महारत हासिल कर दी तो। अब बाकी सर 30% वो हो जाएगा धीरे धीरे। क्या सबको इसको नोट कर लो भैया, ये ग्रामर टॉपिक्स और करना शुरू कर दो अगर तुम्हें इंग्लिश एग्जाम में फील्डिंग नहीं सेट करना चाहते हो तो। चलो, अब हम लोग चलते भैया स्टेप नंबर 4 की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 है नो, क्या है भैया, डोंट डोंट गो फॉर परफेक्शन। डोंट गो फॉर परफेक्शन, भैया परफेक्शन की ओर मत जाओ। ये सर, ये परफेक्शन का मतलब क्या है? ये परफेक्शन का मतलब क्या है, देखो तुम्हें वोकैब्स, वोकैब्स जानते हो, वोकैब्स किसको कहते हैं? हाँ, वर्ड्स को। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि मैं हर वर्ड्स का वोकैब्स जानूं। ठीक है, जैसे गुलाब जामुन की इंग्लिश क्या होती है, खिचड़ी की इंग्लिश क्या होती है, खीर की इंग्लिश क्या होती है। बच्चे मेन मेन वोकैब्स छोड़कर ये सब वोकैब्स की ओर भागते हैं। अरे क्यों भाई? और एक और बात क्या होता है कि जब आंसर राइटिंग में होता है ना, तो कोई कोई ऐसा वर्ड्स होता है कि जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं लिखूं, मुझे वह चौराहा, चौराहा पसंद, पसंद, पसंद आ गया, आ गया, है ना, मुझे वह चौराहा पसंद आ गया। तो इसको मैं जब ट्रांसलेट करूंगा, इसको जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानूंगा, सब्जेक्ट कौन है? मैं ही हूँ, आई। आ गया, ये पास्ट टेंस है तो लाइक्ड। ठीक है, वह, दैट। अब मुझे
कंफ्यूज हो गए कि भैया ये चौराहा की इंग्लिश क्या होती है ना? चौराहा की इंग्लिश पता है क्या तुम्हें? नहीं। तब कैसे लिखोगे आंसर? तो क्या मैं चौराहा की जगह कुछ और लिख सकता हूँ? आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द रोड लिख सकता हूँ। आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द रोड, यानी मुझे रोड का वो वाला हिस्सा अच्छा लगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया वो सिचुएशन में ये ट्रिक काम आएगी जब जब मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल गया जिसका तुम्हें मतलब पता नहीं है। लेकिन ये केस सिर्फ याद रखना 60 नहीं, मैं लिखूंगा 60 नहीं, 40% केसेस में काम आती है। बाकी 60% में तुम्हें बेटा लर्न 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 5 vocabs डेली। भैया हर दिन कम से कम 5 vocabs लर्न कीजिए। यही एक ट्रिक है। 5 vocabs, कोई भी नया 5 वर्ड्स आप इंग्लिश के लर्न कीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ऑकर होगी ही नहीं, कोई ऑकर नहीं होगी। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया उसकी ट्रांसलेशन भैया एकदम, मैं बोलूंगा लाजवाब हो जाएगी ट्रांसलेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया सबने? चलो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आंसर कैसे लिखें, कोई भी चीज का आंसर कैसे लिखें। देखो, ट्रांसलेट करना आ गया। सबसे पहला स्टेप आंसर कैसे लिखे भैया? स्टेप नंबर वन आंसर कैसे लिखें? कोई भी क्वेश्चन का आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन का जो टेंस है कौन सा टेंस है वो, और आंसर का भी टेंस सेम होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का टेंस होगा वही आंसर का टेंस होगा। मान लो क्वेश्चन का टेंस अगर पास्ट है, आंसर का भी पास्ट। क्वेश्चन का टेंस प्रेजेंट है, आंसर का भी प्रेजेंट। क्वेश्चन का टेंस फ्यूचर है, आंसर का भी फ्यूचर होगा। यानी जैसा क्वेश्चन का टेंस होगा वैसा आंसर का, जैसा क्वेश्चन का टेंस वैसा आंसर का। क्लियर है? स्टेप 1 समझ आ गया। चलो स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है तुम्हारा, स्टेप 2 तुम्हारा ये कहता है कि की पॉइंट्स मन में बनाओ। की पॉइंट्स मतलब कि लिखोगे क्या इसमें क्या लिखोगे? जैसे अगर मान लो कि मुझे एक सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, तो मैं सोशल मीडिया में क्या लिख सकता हूँ? सोशल मीडिया के बारे में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लोग कनेक्ट होते हैं, है ना? यहाँ पे फोटोज, वीडियोस, रील्स ये सब शेयर की जाती है, ये लिख सकता हूँ। सोशल मीडिया से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स मैं बना लूंगा कि भाई लिखना तो लिखना क्या है मुझे। फिर फिर हमें भैया ट्रांसलेशन पावर तो आती है। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप 3 क्या होगा? इन्हीं की पॉइंट्स को इन्हीं की पॉइंट्स को ट्रांसलेट करके आंसर में लिख दो, डालो। इन्हीं की पॉइंट्स को ट्रांसलेट करके लिख डालो। और ट्रांसलेशन तो आपको अच्छी तरह से आती है, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा इंग्लिश में। क्या सर ऐसा होगा? अरे यार होगा, प्रैक्टिस तो करो। क्लियर है आंसर कैसे लिखना है? चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर भी करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है एक, इसमें मैं निकाल लेता हूँ राइटिंग सेक्शन। इसमें लिखा हुआ है इट रेन्ड हेवीली इन योर सिटी इन द पास्ट फ्यू डेज। कि भैया बहुत तक कुछ समय पहले से बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और आपका बहुत गंदा एक्सपीरियंस गया, तो उसके बारे में लिखो। तो सबसे पहला भैया, सबसे पहला काम क्या करेंगे? कौन सा टेंस? तो लिखा हुआ है इट रेन्ड, यानी हो रही थी, तो मेरा आंसर भी पास्ट में होगा। तो स्टेप नंबर 1 हमने टेंस पहचान लिया। स्टेप नंबर 2, है तुम्हारे की पॉइंट्स है ना? पानी बरस रहा था, तो क्या क्या हुआ? नाली के गड्ढे, जो गड्ढे हैं वो सब भर गए,
ये सब लिख दोगे, गड्ढे भर आए तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ये सब लिख दोगे। स्टेप नंबर 3 ट्रांसलेट कर देना। स्टेप नंबर 3 ट्रांसलेट, बस ये काम कर लोगे तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, तो ये लिख दोगे तो अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है, अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रिक अप्लाई होता है। तो समझ के कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम ये सब काम करेंगे, टेंस पहचाने, की पॉइंट्स और ट्रांसलेट। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन क्या है इधर, रिक्वेस्ट फादर टू इंक्रीज़ योर पॉकेट मनी। ये एक्चुअली ये लेटर राइटिंग है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिखी है। तो क्या करना है, फादर को रिक्वेस्ट करना है कि अपना पॉकेट मनी इंक्रीज़ करो। तो मैं पूरा बॉडी नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी लिखूँगा, सॉरी फॉर्मेट नहीं लिखूँगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डियर फादर। ठीक है, डियर फादर। फिर क्या लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। तो आई एम फाइन हियर, आई होप दैट यू आर ऑल्सो फाइन देयर, यू आर ऑल्सो फाइन देयर। ठीक है, मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। तो ये कॉमन लाइन है। ठीक है, ये हर जगह काम आ जाती है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे। तो आप पॉकेट मनी मांगोगे तो कैसे मांगोगे, थोड़ा सा आपको बटरिंग करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मारोगे ना, मांगोगे तो बटरिंग करोगे। तो क्या लिख सकते हैं कि आपके आदर्शों द्वारा, यानी आपने जो हमें पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एज पर योर गाइडलाइंस, एज पर योर गाइडलाइंस आई एम स्टडिंग हार्ड। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो, आई एम स्टडिंग हार्ड। और क्या लिख सकता हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा, हाँ लिख सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स, लिख सकता हूँ ऐसा, आई विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, है ना, ये लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, अब देखो तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, है ना। हो सकता है तुम पार्टी वार्टी करोगे, किसी और के लिए, किसी को घुमाने के लिए ले जाओगे, पैसा चाहिए। लेकिन तुम पापा को यहाँ थोड़ी ना लिखोगे, पापा को लिखोगे तो भैया जूते पड़ेंगे तुम्हें, पता चला पापा ने जूते ही भेज दिए, है ना। तो तुम क्या लिखोगे कि भैया कुछ बुक्स वुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स के लिए कुछ बुक्स की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पॉकेट मनी उतनी नहीं है। तो टू स्कोर गुड मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम आई नीड टू परचेज फ्यू बुक्स, है ना, मुझे कुछ बुक्स को ख़रीदना है, लेकिन मेरी पॉकेट मनी उतनी नहीं है कि मैं उसे ख़रीद सकूं, है ना। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, हो सकता है। तो मैं अभी बोर्ड में नहीं लिखूँगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ सर। तो टू रिक्वेस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम आई नीड टू परचेज सम बुक्स बट माई पॉकेट मनी इज़ नॉट that much so that I can purchase that books, so I request you to send me some money so that I can स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है भैया नहीं है। तो इस तरह से ट्रांसलेट अगर आपको करना आ गया तो आपका जो इंग्लिश ग्रामर है या कोई भी टॉपिक है वो आपका बहुत आसान हो जाएगा।
ट्रांसलेशन एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इतनी इतनी बड़ा क्वेश्चन आपको बिना लर्न किए चुटकियों में आपने कर लिया भाई साहब। है ना मज़ेदार चीज़, है ना मज़ेदार चीज़। चलो, तो इसी के साथ हमने ये पूरी ट्रांसलेशन की कहानी सीख ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से मिलेंगे, बाय।